और यहाँ पर प्रश्न संख्या 31 ये कह रहा है कि प्रवासी भारतीय नागरिक यानी कि ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ये जो कार्ड धारक होते हैं और इनसे संबंधित जो है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, जिसमें पहला कथन ये कहा गया है कि कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, ओसीआई कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। दूसरा कथन ये कह रहा है कि ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश, बहुउद्देशीय या आजीवन वीज़ा के हकदार होते हैं। और तीसरा कथन ये कह रहा है कि ओसीआई कार्ड धारक लोक नियोजन के मामलों में अवसर की समता के अधिकार का लाभ प्राप्त करता है। आपको बताना है कि इसमें से जो है कौन सा कथन जो है सही है। तो आप इसका उत्तर सोच सकते हैं और चलिए बारी बारी से जो है इसके कथनों की जांच की जाए। तो पहला कथन ये कर रहा था कि कोई व्यक्ति जो अन्य देश का नागरिक है किंतु संविधान लागू होने के पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था, ओसीआई कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है, जो कि सही है। दोस्तों, विदेशी नागरिकों की जो है निम्नलिखित श्रेणियां प्रवासी भारतीय नागरिक यानी ओसीआई कार्ड धारक के रूप में पंजीकरण के लिए पात्र है, जो संविधान लागू होने के समय यानी कि 26 जनवरी 1950 के समय की बात हो रही है और इसी दिन हमारा संविधान लागू हुआ था और उसके पश्चात किसी भी समय भारत का नागरिक था। तो इस प्रकार जो है वह ओसीआई कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है और जब ओसीआई कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है तो ये पहला कथन जो है ये सही हो गया। और वहीं दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कथन ये कहा गया कि ओसीआई कार्ड धारक किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश, बहुउद्देशीय और आजीवन वीज़ा के हकदार होते हैं। तो इसमें जो है ये भी कथन सही है कि ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं वो किसी भी ओसीआई कार्ड धारक जो होते हैं किसी भी उद्देश्य से भारत आने के लिए अनेक बार प्रवेश, बहुउद्देशीय और आजीवन वीज़ा के हकदार होते हैं। और इस प्रकार जो है 1, 2 दोनों विकल्प सही हैं। और जब 1, 2 दोनों विकल्प सही हैं तो इसमें जो है ऑप्शन सी भी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं और आप तीसरे कथन की जाँच करते हैं। ओसीआई कार्ड धारक को लोक नियोजन के मामले में अवसर की समता का लाभ प्राप्त होता है, जो कि बिल्कुल गलत है। यह भारतीय संविधान हमारा जो मूल अधिकार है उसमें जो है लोक नियोजन के मामले में समता की बात भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 के क्लॉज 4 में की गई है। और इस क्लॉज 4 में ये कहा गया है कि भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक लोक नियोजन में अवसरों की समानता के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 16 के अंतर्गत भारत के नागरिक के अधिकार के हकदार नहीं होते हैं। कौन? जो भारत के पंजीकृत प्रवासी नागरिक होते हैं वो जो है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत जो भारत के नागरिक के अधिकार होते हैं उसके जो है हकदार नहीं होते हैं। और जब कथन 3 गलत है तो यहाँ पर ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा और हमारा उपयुक्त उत्तर जो है ये हो जाएगा, यानी कि 1 और कथन 2 जो है ये दोनों कथन सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न ये है, प्रश्न संख्या 32 कि भाषाई अल्पसंख्यक के लिए विशेष अधिकारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसमें देखना है कि कौन सा कथन जो है सही है। और कथन ये दिए गए हैं। पहला कथन कर रहा है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। दूसरा कथन ये कर रहा है कि यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है। और तीसरा ये कहा गया है कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को प्रस्तुत करता है। और आपको इसमें सही उत्तर बताने हैं। आपके सामने विकल्प मौजूद है, आप इसका उत्तर सोच सकते हैं। और चलिए हम बारी बारी से जो है इन कथनों की जांच करते हैं। तो सबसे पहला कथन ये कहा गया है कि मूल रूप से भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। तो ये बात सही है कि भारत के संविधान में भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी के संबंध में मूल रूप से जो है कोई प्रावधान नहीं किया गया था। हालांकि इसकी स्थापना जो हुई वो है राज्य पुनर्गठन आयोग, जो कि 1953 से
1955 तक जो है इन्होंने अपना कार्य की राज्य पुनर्गठन आयोग, और इसी के अनुशंसाओं के आधार पर जो है 1956 के आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे कि 1956 के सातवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जोड़ा जाता है, और वह अनुच्छेद है 350 क्लॉज बी। तो इस 350 क्लॉज बी को अंतर स्थापित किया गया, और इस अनुच्छेद में जो है यह प्रावधान किया गया था कि भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी होगा, जिसे भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान देना है कि मूल रूप से तो कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन इन सब प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रावधान किया गया और कहा गया कि जो इसके जो अधिकारी होंगे उसको जो है राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। तो इस प्रकार जो है पहला इसमें जो कथन दिया गया है जो कि सही हो जाता है, और पहला कथन यहाँ पे सही है। तो पहला कथन सही है, तो कथन डी जो है यहाँ पर गलत हो जाएगा। और वहीं अब दूसरे कथन की बात करें तो दूसरा कहा गया है कि यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो जो कि बिल्कुल सही है। केंद्रीय स्तर पर जो है यह अधिकारी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के अधीन होता है, इसलिए वह केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन या अन्य रिपोर्ट जो है प्रस्तुत करता है। किसके माध्यम से करता है? तो ये जो है अपना केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को अपना वार्षिक प्रतिवेदन या रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार जो है दूसरा कथन भी सही है, और दूसरा कथन यदि सही है तो विकल्प ए भी गलत हो गए। अब तीसरे विकल्प की जांच करना है। यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्र सरकार को सौंपती है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये जो है अपना वार्षिक प्रतिवेदन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के माध्यम से राष्ट्रपति को सौंपते हैं, और चूंकि ये अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को सौंपते हैं, यही कारण है कि तीसरा विकल्प जो है गलत हो जाएगा, और तीसरा विकल्प गलत हो जाएगा। तो यहाँ सी भी गलत हो विकल्प सी भी गलत हो जाएंगे, और विकल्प और सिर्फ जो है अब एक ही ऑप्शन इसमें बचे हैं, 1 और 2, यानी कि विकल्प बी जो है इसका सही उत्तर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि कथन 1 और कथन 2 सही है, वहीं कथन 3 गलत है। इसलिए गलत है कि यहाँ केंद्र सरकार की बात कही गई है, जबकि इसका उपयुक्त उत्तर जो है ये राष्ट्रपति को अपना जो है वार्षिक प्रतिवेदन सौंपते हैं। ठीक है मित्रों, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न ये कहा गया है कि किसी देश के संविधान और राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, और इसमें आपको जो है सही उत्तर चुन के बताना है। कथन आपके सामने दिए गए हैं, और पहला कथन ये कहा गया है कि संविधान किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों के मध्य परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को भी निर्धारित करता है। दूसरा कथन ये कहा गया है कि यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी देशों में जहाँ संविधान लागू हो वहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था विद्यमान हो। और तीसरा कथन ये कहा गया कि संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती है। और वैसे तो ये तीनों कथन जो है सही है, और चलिए जो है इसे जांचने का प्रयास करते हैं कि किसी देश का संविधान लिखित नियमों का जो है ऐसा समुच्चय होता है जिसे उस देश में निवास करने वाले सभी व्यक्तियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है। और संविधान जो है वो सर्वोच्च विधि होती है, और जो किसी क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों, वो व्यक्ति जिनको नागरिक कहा जाता है, उसके मध्य जो है परस्पर संबंधों के साथ साथ व्यक्तियों और सरकार के मध्य संबंध को भी निर्धारित करती है। और इस प्रकार जो है यह विकल्प 1 सही है, और विकल्प 1 सही है तो विकल्प बी गलत हो जाएंगे। दूसरा विकल्प यह है कि यह सरकार की शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करने के साथ साथ नागरिक के अधिकारों को भी उपबंधित करता है। और दूसरा विकल्प ये कहा जा रहा है कि यह आवश्यक नहीं कि ऐसे सभी देशों में जहां संविधान लागू हो वहाँ लोकतांत्रिक शासन विद्यमान हो। तो ये बात भी सही है। इसलिए सही है ये बात कि ये जरूरी नहीं है कि जहाँ जो है लोकतांत्रिक शासन, ऐसे देश जहाँ पर संविधान लागू हो वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था विद्यमान हो। ऐसा एग्जाम्पल के लिए जो है हम ब्रिटेन को ले सकते हैं, वहाँ पर संविधान तो लागू है लेकिन लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है पूर्ण रूप से विद्यमान नहीं है। तो अब ये जो है तो इस प्रकार जो है विकल्प 2 भी सही है, और विकल्प 2 सही है तो विकल्प 1 भी गलत हो जाएंगे। और
और अब एक और विकल्प बच रहे हैं, विकल्प 3, संविधान द्वारा सरकार की शक्तियों की सीमाएं निर्धारित की जाती है। तो बिल्कुल सही बात है कि संविधान द्वारा जो है सरकार की शक्तियों की सीमाओं को निर्धारित करने के साथ साथ नागरिक के अधिकारों को भी जो है उपबंधित करने का कार्य संविधान करता है। और इस प्रकार जो है कथन 3 भी सही है और कथन 3 से सही है, तो विकल्प डी गलत हो जाएंगे और इस प्रकार जो है सिर्फ एक ही आंसर बचेगा, 1, 2 और 3, यानी कि विकल्प सी सही है। इसमें कथन 1, 2 और 3 तीनों सही है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34 और ये कह रहा है कि संविधान की दूसरी अनुसूची निम्नलिखित में से किन की परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो आपको इसमें सही उत्तर जो है चुन के बताना है। राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष से संबंधित है, प्रधानमंत्री से संबंधित है, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से संबंधित है और लोकसभा में विपक्ष के नेता से संबंधित है। तो संविधान की दूसरी अनुसूची जो है निम्नलिखित में से किन की परिलब्धियों और विशेषाधिकारों से संबंधित है। तो राज्य विधानसभा के अध्यक्ष से संबंधित है, तो बिल्कुल सही बात है। और यदि ऑप्शन 1 सही है तो ऑप्शन सी जो है ऐसे ही गलत हो जाएंगे। उसके बाद कह रहा है दूसरा विकल्प कि प्रधानमंत्री से संबंधित है, तो बिल्कुल नहीं, तो इस प्रकार ऑप्शन डी भी गलत हो जाएंगे। तीसरा कह रहा है कि उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश से संबंधित है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 भी जो है सही है। और उसके बाद बात करें, जो चौथा कथन कर रहा है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, जो कि चौथा जो है ये गलत है और चौथा गलत है, तो इस प्रकार जो है बी भी गलत हो जाएगा और हमारा सही उत्तर निकल के आ गया कि ए विकल्प जो है इसमें सही उत्तर है, यानी कि 1 और 3 जो है सही उत्तर है। संविधान की दूसरी अनुसूची की जो परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार के जो प्रावधान दिए गए हैं, इसमें जो है भारत के राष्ट्रपति, उसके बाद जो है राज्यों के जो राज्यपाल होते हैं वो, उसके बाद लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और उसके बाद राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, उसके बाद राज्यों के विधान सभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, उसके बाद राज्यों के विधान परिषद के सभापति और उपसभापति, फिर उसके बाद बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, हाई कोर्ट के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनके जो है परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार संविधान के दूसरी अनुसूची में शामिल हैं। और बात करें यहाँ पर जो है बात हो रही है प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों के जो मूल पारिश्रमिक है उसको दूसरी अनुसूची के भाग बी में रखा गया था, लेकिन बाद में जो है इसको संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया गया और इसका प्रधानमंत्री से संबंधित जो प्रावधान है, या प्रधानमंत्री से संबंधित मंत्रियों के वेतन और भत्ता का जो प्रावधान है वो मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 के दायरे में आता है। तो यहाँ पर जो है दूसरा विकल्प जो है ये मंत्रियों के वेतन और भत्ता अधिनियम 1952 के अंतर्गत आते हैं, इसलिए जो है दूसरा गलत है। वहीं चौथे की बात करें, चौथा इसलिए गलत है कि लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है उसके लिए जो प्रावधान दिए गए हैं वो विपक्षी नेता वेतन और भत्ता अधिनियम 1977 के दायरे में आता है और यही कारण है कि चौथा विकल्प भी जो है गलत है। दूसरी अनुसूची में इसकी व्याख्या नहीं की गई है, तो 2, 4 चूँकि गलत है तो इसलिए जो है 1 और 3 ही जो है इसमें सही उत्तर होंगे। और इस प्रकार जो है प्रश्न संख्या 34 का सही उत्तर ए होगा, यानी कि 1 और 3 जो है विकल्प इसमें सही है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 और प्रश्न ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट निम्नलिखित में से किसके या किनके उल्लंघन के आधार पर किसी विधि को शून्य घोषित कर सकती है। तो इसमें विकल्प दिए गए हैं मूल अधिकार के, या राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, या मूल कर्तव्य के। इसमें आपको सही उत्तर जो है चुन के बताने हैं। तो मूल अधिकार के उल्लंघन के लिए तो कर सकती है, ये तो बिल्कुल सही है। और जबकि डीपीएसपी की बात करें तो इसके लिए जो है कोई प्रावधान नहीं है और मूल कर्तव्य के लिए कोई प्रावधान नहीं है। तो जब 2, 3 के लिए नहीं है तो इस प्रकार जो है ये सभी विकल्प गलत है और इसका सही उत्तर जो है ए होगा, यानी कि केवल 1 जो है इसमें सही है। भारतीय संविधान का जो है अनुच्छेद 13 है और जो कि मूल अधिकार से संबंधित है। इसमें प्रावधान किया गया है कि किसी भी मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाली सभी विधियां शून्य होगी। यानी कि दूसरे शब्दों में इसे समझने का प्रयास करें तो यह स्पष्ट रूप से जो है न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट को 226 के तहत प्राप्त है, जो कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर किसी भी विधि को असंवैधानिक और अवैध घोषित कर सकते हैं।
उसके बाद केशवानंद भारती वाद हुआ था 1973 में, और ये बात आपको पता ही होगा। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि संविधान संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि यह मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है जो संविधान के मूल ढांचे का एक भाग है, और इस प्रकार ऐसे संशोधन को जो है शून्य घोषित किया जा सकता है। उसके बाद बात करें दूसरे विकल्प की, तो नीति निर्देशक जो तत्व होते हैं, ये दूसरा विकल्प जो आप देख रहे हैं, इसकी प्रकृति जो है गैर न्यायोचित है, अर्थात इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें विधिक रूप से लागू नहीं कराया जा सकता है। इसलिए सरकार, चाहे वो केंद्रीय स्तर की हो, राज्य स्तर की हो या स्थानीय स्तर की हो, इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। और संविधान का जो अनुच्छेद 37 है, इसके अनुसार ये निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि निर्माण में इन तत्वों को लागू करना जो है राज्य का कर्तव्य होगा। इस प्रकार जो है विकल्प सी सही नहीं, दूसरा विकल्प सही नहीं है। तीसरे विकल्प की बात करें तो तीसरा विकल्प जो है मूल कर्तव्य के बारे में कहा गया है। तो मूल कर्तव्य के बारे में समझने का प्रयास करें तो निर्देशक तत्वों के समान ही मूल कर्तव्यों की प्रकृति भी जो है गैर न्यायोचित है, और संविधान में न्यायालय द्वारा उनके प्रत्यक्ष परिवर्तन का प्रावधान नहीं किया गया है, और इसके अतिरिक्त उनके उल्लंघन के विरुद्ध विधिक संरक्षण प्रदान नहीं किया गया है। हालांकि संसद उपयुक्त विधान द्वारा इनके प्रवर्तन के लिए जो है स्वतंत्र है, और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य घोषित करने का कार्य जो है उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार के संदर्भ में कर सकते हैं, यदि कोई विधि मूल अधिकार का या तो अल्पीकरण कर रही हो या उससे असंगत हो। इस स्थिति में जो है सुप्रीम कोर्ट इसे असंवैधानिक या शून्य घोषित कर सकती है। तो इसलिए जो है इसका विकल्प सिर्फ एक ए जो है सही उत्तर है, बाकी विकल्प जो है गलत है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, और ये प्रश्न इसमें वाद दिए गए हैं और निर्णय दिए गए हैं। आपको देखने हैं कि इसमें कौन से वाद किस निर्णय से संबंधित है और कौन सा जो है इसमें सही सुमेलित है। तो कहा जा रहा है कि शंकरी प्रसाद वाद, और शंकरी प्रसाद वाद की बात करें जो कि 1951 में हुआ था, तो क्या इसमें संसद के किसी भी मूल अधिकार को न्यून कर सकती है, ये प्रावधान किया गया था। वहीं केशवानंद भारती विवाद की बात करें तो जो कि 1973 में आया था, और इसमें जो है मूल ढांचे के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई थी। वहीं मिनर्वा मिल्स वाद की बात करें तो मिनर्वा मिल्स मामला जो है 1980 में आया था, और इसमें जो है ये प्रावधान किया गया था कि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य जो है संतुलन की बात कही गई थी। तो आपको बताने हैं कि इसमें जो है तीनों में से कौन जो है सही सुमेलित है। तो यहाँ पर जो है तीनों जो है सही सुमेलित है। चलिए बारी बारी से देखते हैं। शंकरी प्रसाद मामले की बात करें तो सबसे पहले जो है संविधान संशोधन को विशेष रूप से मूल अधिकारों के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो है कई बार चुनौती दी गई, और अनुच्छेद 368 के तहत संसद द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं। इस प्रश्न को जो है संविधान जब लागू हुआ तो उसके एक ही साल के भीतर जो है सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया, और सबसे पहले मामला आया शंकरी प्रसाद वाद का जो कि 1951 में आया। यह जो है प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, और इसके द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को भी सीमित किया गया था। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी है, और सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान और मूल अधिकारों के संशोधन की शक्ति संसद को प्राप्त है। और उसके बाद कहा गया कि अनुच्छेद 13 में विधि शब्द में केवल सामान्य विधियां शामिल है, न कि संविधान संशोधन अधिनियम। इसलिए संसद जो है संविधान संशोधन अधिनियम लागू कर किसी भी मूल अधिकार को छीन सकती है या न्यून कर सकती है, तथा इस तरह की विधि को अनुच्छेद 13 के तहत शून्य घोषित नहीं किया जाएगा। इसमें बताया गया कि अनुच्छेद 13 के तहत जो है इसको शून्य घोषित नहीं किया जाएगा, जो कि 1951 में बताया गया प्रथम संविधान संशोधन में। तो जो कि पहला विकल्प जो है इसमें सही है, और यदि इसमें पहला विकल्प सही है तो इसमें जो आप देख रहे हैं विकल्प 2 भी गलत हो गया। अब दूसरे वाद की बात करें तो केशवानंद भारती वाद जो कि 1973 में आया था, और ये जो है काफ़ी प्रसिद्ध वाद है। और इस वाद में जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो अपना जो है निर्णय दिया था, क्या कहते हैं, शंकर प्रसाद वाद जो कि 1951 में आया था। उसके बाद जो है 1967 में जो है गोलकनाथ वाद आया था, और इसमें जो है गोलकनाथ वाद में कहा गया था कि तो फिर गोलकनाथवाद में कहा गया कि ये जो है गोलकनाथवाद जो कि 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1964 की संवैधानिक वैधता
को चुनौती दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि मूल अधिकारों को लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है और इसलिए संसद इन अधिकारों को न तो छीन सकती है और न ही जो है न्यून कर सकती है। ये जो है 1967 में ये निर्णय आया। हालांकि ये जो दूसरा विकल्प जो दिया गया है इसके बाद केशवानंद भारती वाद आता है जो कि 1973 की बात है और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने पिछले पुराने निर्णय जो कि गोलकनाथ वाद में आया था उसको सीधा सीधा पलट दिया, ओवररूल्ड कर दिया और इसने जो है 24वें संविधान संशोधन 1971 की वैधता को बरकरार रखा और निर्णय दिया कि संसद जो है मूल अधिकारों को छीन सकती है और न्यून कर सकती है। साथ ही उच्चतम न्यायालय द्वारा इसमें जो है ये बताया गया कि मूल ढांचे का जो है एक सिद्धांत दिया गया कि संशोधन जो है इस स्थिति में होगा कि जब वो जो है मूल ढांचे का अतिक्रमण नहीं कर रहा हो, तब जो है इसी स्थिति में जो है संसद जो है किसी मूल अधिकार को छीन या न्यून कर सकती है। उसके बाद बात करें तो अगला जो मामला आया वो जो आया 1980 में और इसमें जो है मूल रूप से मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य के संतुलन की बात कही गई और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारतीय संविधान मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के मध्य संतुलन पर आधारित है और इस प्रकार जो है तीनों विकल्प इसके सही है, 1, 2, 3 तीनों सही है। और ये प्रश्न ये कह रहा है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकार को प्रतिबंधित करने वाली विधि निर्माण की जो शक्ति है वो केवल संसद में निहित है। और दूसरा कथन ये कर रहा है कि मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है और आपको इसमें जो है सही उत्तर चुन के बताने हैं। तो पहला जो कथन कह रहा है कि ये जो है सशस्त्र बल, पुलिस बल, ये सब इनके जो सदस्य होते हैं इनके मूल अधिकारों के निर्बंधन या निराकृत करना ये भारतीय संविधान के आर्टिकल जो है 33 में दिया गया है और इसके लिए जो है संसद ही जो है मुख्य रूप से अधिकृत है। और चूँकि आर्टिकल 33 के तहत जो है संसद अधिकृत है इसलिए पहला कथन जो है सही हो जाता है और पहला कथन सही हो जाता है तो डी भी गलत है और यहाँ पर बी भी गलत है। दूसरा ये कह रहा है कि मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के संबंध में विधि निर्माण की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को है, जो कि बिल्कुल गलत है। संसद को जो है मूल अधिकारों के तहत अपराध घोषित किए गए कृत्यों के हेतु दंडित करने के लिए जो है विधि निर्माण का अधिकार है प्राप्त है और जिसमें जो है संसद आर्टिकल 17 के तहत जो है अस्पृश्यता के अंत के मामले में विधि निर्माण कर सकती है। वहीं अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें मानव व्यापार एवं इसमें जो है अनुच्छेद 23 की बात करें तो इसमें मानव दुर्व्यवहार एवं बलात् श्रम की बात अनुच्छेद 23 में कही गई है और इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि अनुच्छेद 23 में जो है इस बात को कहा गया है और ये जो है कह रहा है कि संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को प्राप्त है, जो कि बिल्कुल गलत है। ये शक्ति जो है सिर्फ संसद को प्राप्त है, राज्य विधानमंडल को नहीं, इसलिए दूसरा कथन भी जो है यहाँ पर दूसरा कथन जो है गलत हो जाता है। हालांकि पहला कथन जो है सही है। गलत है तो बी भी गलत हो गए, सी भी गलत हो गए और एक सही है तो डी भी गलत हो गए। तो कि इसमें जो है केवल विकल्प जो एक जो है सही है, यानी कि कथन एक सही है, बाकी विकल्प जो है 2 गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38 और प्रश्न ये कह रहा है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन से अधिकार या अधिकारों को संविधान द्वारा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकारों के तहत प्रत्याभूत किया गया है। इसमें कथन एक ये करा कि अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन का अधिकार, अपनी भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार और बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। तो क्या इसमें जो है कौन से जो है विकल्प जो है सही है? तो ये मूल अधिकार से जो है प्रश्न आया है और मूल अधिकार में इसकी जो है चर्चा की गई है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है यह उपबंध करता है कि भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के किसी भी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। अनुच्छेद 29 धार्मिक अल्पसंख्यकों और भाषाई अल्पसंख्यकों दोनों को संरक्षण जो है प्रदान करता है। और तो इस प्रकार जो है आप देख सकते हैं कि अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार है। तो विकल्प 2 जो है सही है और विकल्प 2 सही है तो विकल्प सी गलत हो जाएंगे।
उसके बाद अपनी रुचि के शिक्षा संस्थानों की स्थापना और उनके प्रशासन के अधिकार का बात जो है अनुच्छेद 30 में कहा गया है। आर्टिकल 30 में उसके प्रशासन के अधिकार की बात की गई है। वहीं दूसरे विकल्प की बात करें तो अनुच्छेद 29 में जो है भाषा लिपि को संरक्षित करने की बात कही गई है। और इस प्रकार जो है 1, 2 दोनों विकल्प सही है और 1, 2 दोनों विकल्प सही है, तो बी भी गलत हो गए। और तीसरे विकल्प की जांच करना है कि बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, तो इस प्रकार जो अनुच्छेद 30 में कहा गया है कि अल्पसंख्यक वर्गों को अपने बच्चों को अपनी भाषा में शिक्षा प्राप्त करने का जो है अधिकार होगा, और इसलिए विकल्प 3 भी सही है। तो ये कथन 1 और कथन 3 ये अनुच्छेद 30 से लिए गए हैं। वहीं कथन 2 की बात करें तो ये जो है अनुच्छेद 29 से लिए गए हैं। और इस प्रकार जो है ये तीनों कथन सही है और तीनों कथन सही है, तो इसका उपयुक्त उत्तर जो है डी होगा, यानी कि 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 और प्रश्न ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस हेतु आपात की उद्घोषणा वाक्यांश को जो है प्रयोग किया गया है? क्या केवल राष्ट्रीय आपात में किया गया है, राष्ट्रपति शासन में, या वित्तीय आपात में, या इस दोनों में? तो आपको बताना है कि किस आपात के लिए जो है राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा की बात जो है भारतीय संविधान में की गई है। तो आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 352 है वो आपात की उद्घोषणा की बात करता है। वो भी कैसे? तो केवल जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर घोषित आपातकाल को राष्ट्रीय आपात के रूप में जाना जाता है। और संविधान में इस प्रकार के आपातकाल को निरूपित करने के लिए आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है, जो कि राष्ट्रीय आपात वाले में किया गया है। इस प्रकार जो है इसका विकल्प ए सही उत्तर है। और राज्यों में जो है संवैधानिक तंत्र यदि विफल हो जाता है और इस कारण जो है आपात लगती है, तो इसे राष्ट्रपति शासन 356 यानी कि विकल्प बी में आप दे सकते हैं। इसको राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के तहत लगाई जाती है। और इसे जो है अन्य 2 नामों से जाना जाता है। इसे हम राज्य आपातकाल या संवैधानिक आपात के नाम से भी जानते हैं। और संविधान में इस स्थिति के लिए जो है आपात शब्द का 356 में जो है प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जो है विकल्प भी गलत है। और सी की बात करें, विकल्प सी की, तो अनुच्छेद 360 के तहत जो है भारत या उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व या प्रत्यय यदि संकट में हो, तो इस स्थिति में वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है। और इसमें जो है आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग नहीं किया गया है, इसलिए जो है इसका सही उत्तर जो होगा वो केवल ए होगा, यानी कि ए विकल्प जो है सही उत्तर है। क्योंकि अनुच्छेद 352 में जो राष्ट्रीय आपातकाल की बात की गई है, इसमें जो है आपात की उद्घोषणा वाक्यांश का प्रयोग किया गया है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40 और प्रश्न ये कह रहा है कि उद्देशिका में निम्नलिखित में से कौन सा पद इस धारणा का सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वे एक ही परिवार के सदस्य होते हैं। और ये प्रियम्बल से क्वेश्चन आया है उद्देशिका से, और यदि आप उद्देशिका अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। तो इसमें कहा गया है कि इसमें कौन सा शब्द जो है वो भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे कि वो एक ही परिवार के सदस्य हैं। इसके लिए जो है सर्वश्रेष्ठ वर्णन कर रहा है। क्या समता कर रहा है, अखंडता कर रहा है, समानता कर रहा है, या बंधुत्व कर रहा है? और आपको जो है इन शब्दों का अलग अलग रूप में वर्णन पता होना चाहिए, तभी आप इस प्रश्न का जो है उत्तर दे सकते हैं। तो यहाँ पर बंधुत्व की भावना की बात करें, ये बंधुत्व की भावना जो है ये उद्देशिका में ऐसा शब्द है जो इस बात के लिए प्रेरित करता है कि भारत के लोगों को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे एक ही परिवार के वो भाई बंधु जैसे हो। तो बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारे की भावना, और इसका मतलब ये होता है कि हम सभी को ऐसा व्यवहार करना चाहिए जैसे हम एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी को भी साथी नागरिक का अनादर नहीं करना चाहिए। धार्मिक विश्वास, क्षेत्रीय या स्थानीय विविधताओं से हटकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक भारतीय नागरिक को समानता, न्याय और स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। उसके बाद बात करें तो संविधान जो है एकल नागरिकता की व्यवस्था द्वारा भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करने का प्रयास करता है। और इसके अतिरिक्त मूल कर्तव्य जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में दिया गया है, इसमें कहा गया है कि यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वो भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो कि धर्म, भाषा, प्रदेश या वर्ग पर आधारित जितने भी भेदभाव हैं उससे जो है परे हों, अलग हों। और उद्देशिका जो है संदर्भित करती है कि बंधुत्व में 2 बातें को सुनिश्चित करना चाहिए। सबसे पहला बात ये कि व्यक्ति की गरिमा
और दूसरी बात ये कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। और आपको ये पता होना चाहिए कि अखंडता संविधान को, संविधान में जो अखंडता शब्द है उसको 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जो है उद्देशिका में जोड़ा गया था। राष्ट्र की एकता और अखंडता वाक्यांश में राष्ट्रीय अखंडता के दोनों मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयाम शामिल होते हैं और इसका उद्देश्य जो होता है वो राष्ट्रीय अखंडता के समक्ष सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद, भाषावाद, अलगाववाद, इन बाधाओं को जो है समाप्त करना है। और इसलिए जो है 40 जो प्रश्न संख्या 40 है इसका उपयुक्त उत्तर जो है डी होगा।